हेलो बच्चों। आज मैं आपको बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का जो हमने पिछले चैप्टर में किया था उससे आगे के कारकों को डिस्कस करेंगे हम। मैंने आपको पिछली बार बताया था परिवार के विषय में, जो उसके आसपास के वातावरण है परिवार के विषय में बताया था। अगला जो महत्वपूर्ण कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है वो है विद्यालय। विद्यालय बालक का परिवार से निकलकर जो दूसरा अनुभव उसका समाज में होता है वो विद्यालय में होता है। तो विद्यालय का भी हमारे विकास पर अत्यधिक महत्व होता है। जैसा कि जॉन डीवी ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका कथन कि विद्यालय अपनी चार दीवारी के बाहर, मतलब परिवार की चार दीवारी के बाहर वृहद समाज का प्रतिबिंब है। हमारे परिवार के बाहर जो समाज है ये उसी का प्रतिबिंब है जिसमें जीवन को व्यतीत करके सीखा जाता है, और यह एक बहुत ही सरल, शुद्ध और उत्तम समाज है। मतलब आपको अनुभव भी मिल जाएंगे सब तरह के विद्यालय में हमें शिक्षा तो मिलती ही है। शिक्षा के अतिरिक्त भी हमें बिल्कुल वैसे अनुभव मिलेंगे जैसे कि दूसरे समाज में, बाहर समाज में विस्तृत रूप से हमें मिलेंगे, लेकिन साथ साथ मार्गदर्शन भी है और सुरक्षा भी है। वहाँ पे बालक का ध्यान भी रखा जाएगा। इसी तरह से रॉस ने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्यों द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया गया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और योग्य सदस्यता के लिए बालकों को तैयारी में सफलता मिले। मतलब उद्देश्य क्या है विद्यालय का? बालक को, व्यक्ति को समाज के लिए उपयोगी बनाना, समाज के लिए योग्य बनाना, जिससे हम समाज में जाकर सफल हो सकें। तो विद्यालय हमारे उसका समाज का ही प्रतिबिंब होता है। अब देखो बच्चों, विद्यालय के अगर हम एक एक कारक को अलग अलग देखें तो जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो सबसे पहले वो जिससे प्रभावित होता है वो अपने अध्यापक से होता है। अध्यापक का व्यवहार उसके साथ कैसा है। बच्चों के लिए टीचर्स कितनी महत्वपूर्ण होती है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे थे तो अगर हमारी मैम ने हमारे सिर पर हाथ फेर दिया तो पूरे दिन भर हम इतने वो रहते थे कि मैम ने मुझे छुआ। तो बच्चे के लिए इतना महत्वपूर्ण होती है टीचर। माँ के वो अपना माँ का प्रतिबिंब देखता है टीचर में। मुझे अभी भी याद है कि हम जब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए मैं नर्सरी स्कूल का प्रैक्टिकल करवाने के लिए जाती थी, तो अगर उनकी नर्सरी स्कूल की टीचर नहीं आती थी तो बच्चे उदास बैठे रहते थे। एक दिन मैंने बच्ची से पूछा कि बच्चे क्यों उदास हो? हमारी मैम नहीं आई है। तो मैंने कहा मैं हूँ ना आपकी मैम। आप हमारी मैम जितनी सुंदर नहीं हो। तो बच्चों के लिए अपनी टीचर में, ये बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ पूर्व बाल्यावस्था नर्सरी स्कूल की बच्चे की, उसको अपनी टीचर इतनी सुंदर लगती है जैसे घर में शिशु को अपनी माँ सबसे सुंदर लगती है। ऐसे ही विद्यालय के अंदर उस बच्चे को अपनी टीचर सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि टीचर बहुत अगर स्नेह दुलार वगैरह से रखती है। तो टीचर का व्यक्तित्व कैसा है, टीचर बच्चे से कैसे इंटरेक्ट करती है, ये सब बातें बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। अगर वो स्नेह दुलार से रखती है, अच्छी तरह समझाती है, उसका अनुशासन भी में भी रखती है, लेकिन भयभीत नहीं करती, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। इसके विपरीत अगर वो भय के द्वारा बच्चे को अनुशासित करती है तो बच्चा भयभीत रहेगा और दब्बू सा बन जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण जो होता है, हम जब विद्यालय में जाते हैं, बच्चे विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं साथी। टीचर के बाद में साथी, हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं, दूसरे बच्चों का साथ मिलता है। परिवार के अंदर खेलना और स्कूल के अंदर खेलने का अनुभव पूर्णतः भिन्न होता है। परिवार में जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ क्या होता है, जो भी खेल रहा होता है वो हार जाता है, अरे मेरा बेटा तो जीत गया। स्कूल में नहीं होगा। तो पहली बार उसका वास्तविकता से परिचय, अपनी क्षमताओं से वास्तविक परिचय उसका विद्यालय में होता है। उसको
बच्चों अपने साथियों के साथ खेलकर आनंद भी मिलता है, प्रतिद्वंद्विता भी होती है, वो हारना भी सीखता है, वो जीतने का आनंद बनाना भी सीखता है। ये सब अवसर इसको किसके साथ मिलता है? टीम के साथ काम करना सीखता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, समूह बनाकर, अपनी टीम्स बनाकर गेम खेलते हैं, तो उनमें टीम भावना का विकास होता है। एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं कि दूसरे की आवश्यकता है तो मुझे थोड़ा पीछे हटना है, हमेशा मेरी आवश्यकता ही, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हमें साथी समूह से मिलती है और ये हमारे विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। फिर वहाँ का प्रशासन कैसा है? बच्चों, अभी मैंने कुछ समय पूर्व ही अपना अनुसंधान किया था। उसके लिए मैं किसी संस्था में गई थी जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते थे। वहाँ मैंने जब बच्चों का अध्ययन किया तो मुझे वहाँ पर ज्ञात हुआ कि पहली बार मुझे एहसास हुआ कि प्रशासन का भी बड़ा महत्व होता है। वहाँ बच्चे कह रहे थे कि हमें सबसे अच्छे सर लगते हैं। कौन सर लगते हैं? जो ऑफिस में बैठते हैं हमारे सर। क्यों अच्छे लगते हैं? वो हमारी हर समस्या का समाधान निकाल देते हैं। हमें कोई तकलीफ़ होती है, हम उनके पास जाते हैं, वो कर देते हैं। वो हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, बुक्स इतनी बढ़िया लेकर आते हैं, हमारे लिए ट्यूटर्स लेकर आते हैं। तो मतलब मुझे लगा कि प्रशासन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे समझते हैं इस बात को कि हमारे प्रिंसिपल कैसे हैं, प्रिंसिपल का भाव कैसा है। जैसे हम छोटे थे तो हमें हमें हमारी प्रिंसिपल से बहुत डर लगता था क्योंकि बड़ी स्ट्रिक्ट सी नज़र आती थी। पर एक दिन असेंबली के दौरान इसी बात ने हमें आनंद से भर दिया कि हमारे किसी टीचर ने किसी बच्चे को मार दिया था। तो वहाँ पर प्रिंसिपल ने स्टेज पर खड़े होकर बोल दिया, टीचर्स आर नॉट अलाउड टू बीट चिल्ड्रन, डोंट टच माई चिल्ड्रन। मतलब आप बच्चों को मार नहीं सकते, ये मेरे बच्चों को छूना भी नहीं। तो आप सोचिए बच्चे कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे अंदर फिर उन प्रिंसिपल के लिए रहा कि ये स्ट्रिक्ट है लेकिन हम इनके उसके तले सुरक्षित हैं। तो ये सुरक्षा का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों। तो प्रशासन कैसा है ये भी बहुत प्रभावित करता है हमारे विकास को। भौतिक वातावरण मतलब ढांचागत सुविधाएं, खेल कूद के लिए अवसर हैं कि नहीं है, प्लेग्राउंड बना हुआ है कि नहीं है, सुंदर है कि नहीं है, रोशनी सूर्य वगैरह की आ रही है उपयुक्त ढंग से, हवा वगैरह है या नहीं है। ये सब चीज़ें मतलब अब कई बार आप लोग देखते होंगे मास मीडिया वगैरह में आते हैं कि सरकार पूरा प्रयास कर रही है, जगह जगह स्कूल खोल रही है, लेकिन स्कूल के लिए भवन नहीं है। तो ऐसे बच्चे विद्यालय में पढ़ तो लेंगे लेकिन उनका विकास भी वैसा ही होगा जैसी उनको सुविधाएं मिल रही हैं। जहाँ पर पूरी सुविधाएं होती हैं विद्यालय में और बच्चों पर ध्यान दिया जाता है, वहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है, उनको अवसर मिलते हैं। जैसे अपने महाविद्यालय में हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं आपके व्यक्तित्व विकास के लिए, तो विकास हो रहा है ना। तो आपको लिखने पढ़ने का अवसर मिलता है, आपको काव्य पाठ का अवसर मिलता है, आपको गाने का अवसर मिलता है, आपको नृत्य का अवसर मिलता है। ये सब चीज़ें हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। फिर प्रशिक्षण कैसा दिया जा रहा है, मतलब केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है या आपको किताबी ज्ञान से इतर कुछ और भी सिखाया जा रहा है। कितने प्रकार के अवसर मिल रहे हैं, किन किन चीज़ों का प्रशिक्षण मिल रहा है। क्या आजकल की जैसे मांग हो गई है, कंप्यूटर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तो कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है क्या, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे करना है। तो किस प्रकार के प्रशिक्षण अपने महाविद्यालय में उपलब्ध हैं, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करेंगे। इसी तरह से वहाँ का मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है। बच्चे हैं, बिल्कुल विद्यालय ऐसा होना चाहिए जो बगिया की तरह हमेशा गुंजारित रहे, बच्चों की खिलखिलाहट से, कह कहों से, उनकी बोली से गूंजता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए हर वक्त भय का माहौल। जब कक्षा चल रही है तो पूर्ण अनुशासन भी होना चाहिए। अनुशासन में रहना भी हम विद्यालय में ही सीखते हैं। परिवार में तो हम लाड़ प्यार में भी कर सकते हैं, विद्यालय में अनुशासन में बंधना भी सीखते हैं। तो वहाँ का वातावरण कैसा है, इसका प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। फिर अगला कारक जो है महत्वपूर्ण,
वो है हमारा समाज या समुदाय, हम जिसका हिस्सा हैं। जैसा विलियम ड्रिवर ने कहा है कि मनुष्य समाज से सामाजिक प्राणी है, स्वभाव से हम बेसिकली हम सामाजिक प्राणी हैं। इसलिए हमने वर्षों के अनुभव से सीख लिया है कि व्यक्तित्व या सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है। हमारे समाज ही हमारे लिए बालक के विकास के लिए संसाधन जुटाता है। स्कूल खोलना है, हमारे अलग अलग स्पोर्ट्स क्लब खोलना है, खेल के मैदान बनाने हैं, पार्क की सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए, कॉलोनी के अंदर खेलने के अवसर होने चाहिए। ये सब कौन कर रहा है? हमारा समाज या समुदाय जिसके अंदर हम रह रहे हैं। और समाज किससे मिलकर बनाए? विभिन्न लोगों से, है ना। हमारे आसपास जो रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारी कॉलोनी के लोग, हमारी कॉलोनी की डेवलपमेंट की विकास समिति जो है उससे है, हमारा विद्यालय है, विद्यालय में जो कार्य कर रहे हैं वो हैं हमारे नेता जो कि हमारे एरिया के अंदर विभिन्न भौतिक संसाधनों को जुटाते हैं। ये सब मिलकर संसाधन जुटाते हैं, तब बालक का विकास सही ढंग से हो पाता है। क्योंकि उन्हें समाज में अच्छे प्राणी चाहिए, अच्छी तरह विकसित प्राणी चाहिए, तो उसके लिए वो सारे संसाधन जुटाते हैं। समाज हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। सामाजिक अपेक्षाओं को विकासात्मक कार्य नाम दिया, ये हम पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो समाज हमसे अपेक्षा करता है कि आप इस आयु वर्ग के हैं या आप इस लिंग के हैं, तो आपसे ये अपेक्षा है कि आप ये कार्य करेंगे। इस अवस्था के बालक को ये कार्य करना चाहिए। अब ये युवा हो गया है तो इससे अपेक्षा है कि ये इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, है ना। तो ये सब और ये सामाजिक अपेक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि हमारा विकास कैसे होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलेंगे तो हमको समाज से तिरस्कार मिलेगा। यही समाज ही निर्देशित करता है कि परिवार की क्या भूमिका होगी, बालकों का लालन पालन कैसे करना है, हमारे समाज में किस तरह की। जैसे आप देखते हैं कि आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो वहाँ के जो समुदाय है उसकी अपेक्षा होती है कि लड़कियाँ जो हैं लड़कों के साथ नहीं घूमती हैं और उनको सही समय पे घर पर आना है, ठीक है। तो अगर कोई एक व्यक्ति इसके अगेंस्ट जाएगा तो सब लोग उसके बारे में टिप्पणियां करेंगे और उसको किसी तरह से दर्शाएंगे कि ये हमारे समाज में स्वीकृत नहीं है। जबकि महानगरों में वातावरण बदल चुका है, वहाँ के समाज में ये परिवर्तन आ चुका है, समुदाय में परिवर्तन आ चुका है। वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ साथ घूम सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम स्कूल्स कोएड स्कूल्स हैं, तो उनके सब साथी जो होते हैं दोनों लिंग के होते हैं। इसी तरह से लड़कियां भी अब शाम को कोचिंग से पता चल रहा है 8 बजे आ रही हैं, 9 बजे आ रही हैं, मतलब एक सामान्य सी चीज़ हो गई। तो समुदाय बताता है कि परिवार कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे। पास पड़ोस का वातावरण वो भी समाज का हिस्सा है। हमारे पास पड़ोसी कैसे हैं, अच्छे हैं, सुहृदय हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमारा विकास भी अच्छा होगा। इसकी जगह हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहा है, ईर्ष्या का भाव होगा पड़ोसियों में, तो बालक का विकास भी उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो। वो उन लोगों से अलग अलग रहना सीखे। पास पड़ोस अच्छा है तो हम और सामाजिक बनना सीखते हैं। इसी तरह से जो लोग समाज के आचरण का पालन नहीं करते उनको तिरस्कार भी सहना पड़ता है। हालांकि वो लोग कानूनी रूप से उनको कोई सज़ा नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपसे कटे कटे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसलिए हम समाज के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। हर समुदाय की अपनी संस्कृति होती है और वो उसके वहाँ के परिवार, विद्यालय, अन्य संस्थाओं पर भी पड़ता है। देखो बच्चों, जैसे अपनी पाश्चात्य संस्कृति जो है उसमें छोटे छोटे बच्चों को ही अलग कमरे में सुलाना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, माँ आती है उसको सुलाती है, सुलाकर जब बच्चा अच्छी तरह सो जाता है तो उसको टक करके अपने कमरे में अलग चले जाते हैं। और बीच में उनको लगता है बच्चे को कुछ होगी तो बीच में आके वो चेक कर लेती है। तो वहाँ बच्चे बहुत जल्दी स्वतंत्र हो जाते हैं। 18 वर्ष की आयु में वो परिवार को छोड़ के चले जाते हैं और अपना अलग जीवन यापन करने लग जाते हैं। हमारे भारतीय समाज में ऐसा नहीं होता। जब तक बच्चा पूरा समझदार नहीं होता, माँ उसे अपने साथ सुलाती है, अपने कमरे के अंदर सुलाती है, रात रात भर उसको देखती रहती है, चेक करती रहती है।
जब उन्हें लगता है कि हाँ बच्चा अब अपना ध्यान अच्छी तरह रख सकता है और जो सक्षम है, तभी उनको अलग कमरा दिया जाता है। तो सोचिए, केवल संस्कृति का भिन्नता है। और हमारे यहाँ 18 वर्ष की आयु में कोई बच्चा छोड़ के जा सकता है परिवार को? ना परिवार उसको छोड़ने को तैयार होगा, ना बच्चा। तो संस्कृति, जो जिस समाज के हम हिस्सा है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमें अपने परिवार से जुड़कर रहना है, ठीक है ना। तो अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग होता है। जैसे जो जनजातियाँ जो जंगल में रहती हैं, उनका बिल्कुल अलग तरह का आचरण होता है, उनके परिवार के नियम अलग होते हैं, वहाँ की संस्कृति भिन्न होती है। तो संस्कृति जो होती है, और ये संस्कृति का प्रभाव हमारे, हम क्या सोचते हैं, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारी शब्दावली, हमारी भाषा, हमारे रहन सहन, सब पे स्पष्ट दिखाई दे जाता है। जैसे आप देखिए, अपने राजस्थान में जो बंगाली लोग आके रहते हैं, आपको उनकी बोलचाल, भाषा, शारीरिक उससे बनावट से, उनके पहनावे से पता चल जाएगा कि ये बंगाली है, राजस्थान में रह रहे हैं। महाराष्ट्र का होगा तो वो अलग दिखाई दे जाता है। तो क्या है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत साथ साथ लेके चलते हैं। हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखाई देता है। हमारे रहन सहन, हमारे खान पान के तरीके, खान पान भी अलग अलग होगा। अलग अलग जगह के लोग जो होते हैं वो अलग अलग ढंग से, जैसे अपने राजस्थानी लोग हैं, हम लोग गेहूँ हमारा प्रमुख भोजन है। बंगाली लोग हैं, उनको चावल चाहिए, दोनों टाइम चावल खाने के लिए चाहिए। तो अलग अलग उसमें दिखाई दे जाता है हमारी संस्कृति का प्रभाव। और वही संस्कृति, जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे को अलग रखना, ये सब पालन पोषण के तरीके अलग अलग निश्चित, और संस्कृति हमारी पहचान बन जाती है। अब अंतिम जो मैंने कारक विशेष रूप से सम्मिलित किए हैं वो है आधुनिक संचार माध्यम। बेटा, ये आधुनिक संचार माध्यम में अपने टीवी से लेकर टीवी, लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब हमारे संचार माध्यम हैं जो आज की पीढ़ी के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। इन्होंने हमारी जीवन शैली परिवर्तित कर दी है। पहले घर के बाहर बच्चे खेलते हुए नज़र आते थे हमेशा, अब हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। एक 3 साल के बच्चे के हाथ में भी टच स्क्रीन का मोबाइल है, और माँ बड़े गर्व से बताती है कि देखो इसको हैंडल करना आ गया है। लेकिन इतनी छोटी अवस्था में स्क्रीन के ऊपर नज़रें गड़ाने से उसका क्या हो रहा है, उसकी दृष्टि में तो प्रॉब्लम होगी, आँखों में तो प्रॉब्लम होगी, उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। जो बच्चे को खेल कूद कर, जो व्यायाम करके, खेल कूद में व्यायाम भी हो जाता है, उसका जो शारीरिक विकास होता था वो अब उतने अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा। खेल कर आते थे बच्चे तो खूब जमकर खाते थे, अब वो एक ही स्थान पर बैठे हुए, स्क्रीन पर बैठे हुए हैं। तो सारी जीवन शैली परिवर्तित हो गई है। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, उच्च वर्ग के परिवार के लोग, माता पिता इस वक्त सबसे ज़्यादा त्रस्त हैं तो इस बात से कि उनके बच्चे का अधिकांश समय स्क्रीन पर बीत रहा है, चाहे वो टीवी की हो, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो। और रही सही कसर इसने कोरोना ने कर दी है हमारी। अभी ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है, इसकी वजह से टीचर्स का भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, और उनको ना चाहते हुए भी करना पड़ रहा है स्क्रीन के ऊपर कार्य, और बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। फ़ायदे तो इससे बहुत हो गए हैं, ज्ञान सुलभ हो गया, आसानी से आप घर बैठे भी आपको सब कुछ मिल सकता है, दीन दुनिया की जानकारी मिल सकती है, आपको लेक्चर्स मिल सकते हैं, सब कुछ मिल सकते हैं। तकनीकी ज्ञान इसके लिए आवश्यक हो गया, आज की डिमांड हो गई है। हमारे ज़माने में नहीं आता था तो कोई बात नहीं है, अब तकनीकी ज्ञान के बिना आप इस सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तकनीकी ज्ञान आवश्यक हो गया, तो सारे संचार के माध्यम ने तकनीकी ज्ञान भी हमारे विकास के एक पहलू में जुड़ गया है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी है बेटा। मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर, और मोटापे से जुड़ी समस्याएं तो होंगी, मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत हो गई हैं। बच्चे क्योंकि आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं। आत्महत्या के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बच्चे वास्तविक दुनिया की जगह काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। वास्तविक दोस्त की जगह काल्पनिक दोस्त, जो कि स्क्रीन में कहीं उनको मिलेंगे नहीं, वो दोस्त उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उनमें समाज के प्रति निर्लिप्तता आ रही है। तो फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, और ये संचार माध्यम हमारे विकास को बहुत आंशिक रूप से पॉजिटिव रूप में कर रहा है,
लेकिन अधिकांशतः नकारात्मक प्रभाव विकास पर ज़्यादा पड़ रहा है, बालक के विकास पर। तो बच्चों, ये हमारा अध्याय समाप्त हो गया। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगले चैप्टर के लिए हम फिर मिलेंगे।